स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है, जो कार्यक्रम का अगर आप देखिए इस वीकेंड से पहले वो रखता हूँ। हमारे साथ मानस जायसवाल, राजेश सतपुते मौजूद रहेंगे, नीलेश जैन, स्वाति होटकर, ये चार मेहमान होंगे। मानस और राजेश सतपुते हमारे साथ है भी अभी। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज श्री संदीप टंडन हमारे साथ फाउंडर एंड CIO अकाउंट म्यूचुअल फंड के जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। और याद रखिएगा 2 लिस्टिंग की तरफ अब बाजार बढ़ रहा है, आर्केन केमिकल्स और 5 स्टार बिजनेसेस, ये 2 लिस्टिंग जिसकी तरफ हम ध्यान देंगे। बाजार में एक पुल बैक आया है, दैट पुल बैक इज स्पॉन्सर्ड बाय बैंक निफ्टी। वो 42,200 जो सुबह डिस्कस भी कर रहे थे हम, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां से एक पुल बैक लिया और वो निफ्टी को थोड़ा सा अगर आप देखें वो भी रिकवर होने का मौका देता हुआ, लेकिन स्टिल अभी पेन में है हम। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा ये जो 2 लिस्टिंग थी आज की, आर्केन इशू प्राइस करीब करीब 407 था। BSE पर आप देखें जो सेटल हुआ था करीब करीब 449 पे, यानी लगभग 11% का प्रीमियम। और 5 स्टार बिजनेसेस ये लगभग 474 का जो प्राइस था वो सेटल हुआ है 468 पर। अभी इन लिस्टिंग्स की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, स्क्रीन पर जो बैंक निफ्टी का पुल बैक है उसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। अनुज और आप मेरे साथ ये कार्यक्रम देखेंगे। मानस, गुड मॉर्निंग। आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को इस वक्त, और आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के क्या होंगे? तो देखिए, पहले अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने, स्पेशली निफ्टी ने, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच किए हैं। एक गैप एरिया था, उसमें ही ट्रेड होने लगा है और मेरा समझना है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल होगा और शायद 20 डे मूविंग एवरेज जरूर टेस्ट हो जाएंगे, तो जो 18,100 के आसपास के हैं, तो अभी भी हाई लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, तो कॉशियस रहने की जरूरत है। जहां तक बात ट्रेड की है, पहला ट्रेड तो देखिए अदानी पोर्ट्स रहेगा। अदानी पोर्ट ने बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। एक प्राइस सपोर्ट था 875 के आसपास, उसके नीचे फिसला है। मेरा समझना है कि अदानी पोर्ट में यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। स्टॉप लॉसेस आपके 888 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए और टारगेट 850 रुपए के रहेंगे अदानी पोर्ट्स में। दूसरा जो बिकवाली का ट्रेड होगा वो सिंजिन रहेगा। सिंजिन में भी अगर आप देखिए तो लास्ट सेशन में ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया और आज फिर से जो लास्ट सेशन के लोस थे उसके नीचे फिसला है। तो सिंजिन में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 606 के स्टॉप लॉस से आपको सिंजिन में बिकवाली करनी है 574 के टारगेट के लिए। ये ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स और सिंजीन, ये 2 कॉल इस समय फ्रेश मानस की तरफ से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग अगेन। अभी पहला घंटा आपको कैसा लगा मार्केट का? ये ब्रेकडाउन लग रहा है आपको कि ये एक्सटेंड करेगा या फिर यहाँ बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, और आपकी कॉल्स क्या होंगी इस समय की? अनुज जी, देखिए मेरे हिसाब से हम निफ्टी की अगर बात करें तो ये जो 18,250 की हम बात करें तो 18,200 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। तो अभी 18,200 से लेके 18,250 ये मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है जहाँ पे सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी होंगे एज पर द ट्रेडिंग इज कंसर्न। अगर आप लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 18,200 के नीचे, 18,200 250 के नीचे प्रोबेबली 18,100 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन लगता है कि 18,000 तक का करेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रा भी करेंगे जहां पे हमें डिफेंसिव प्ले करना है। तो अगर एक स्टॉक 2 स्टॉक की बात करें तो देखिए सेल करेंगे फेडरल बैंक, जहां पे 1020 DMA के नीचे फेडरल बैंक टूटा है। सो 132 है, 134 का इंपॉर्टेंट लेवल था। तो इसका सेल इन फेडरल बैंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 35 और इसका टारगेट है 125 का। जो बाय कॉल रहेगा वो रहेगा मैरिको पे। देखिए मैरिको जो है वो 492 के आसपास है, तो डेफिनेटली एक डिफेंसिव बेट रहेगा। लीवर भी सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटानिया भी कर रहा है, तो मैरिको एक छोटा टिकट साइज का शेयर है, तो इसे ले लेंगे। 492 चल रहा है, 485 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 505 का। ओके, ठीक है, ये कॉल्स हो गई। ये जरा नई लिस्टिंग्स लेकर आते हैं। एक तो खैर आर्किन केमिकल्स जो आप देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आज इनकी लिस्टिंग तो वो तो खैर ठीक है, लेकिन ये जो 5 स्टार फाइनेंस, आप ठीक हुआ, ये 5 स्टार फाइनेंस में देख रहा था BSE NSE के रेट में काफ़ी फ़र्क आ रहा था, वो होना नहीं चाहिए था इतना फ़र्क। अब ठीक हो गया वो मेरे ख्याल से, लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम इस समय दोनों ट्रेड्स में एग्जीक्यूट होता हुआ। आर्किन केमिकल में करीब करीब 14% इशू प्राइस से ऊपर है ये, और 5 स्टार फाइनेंस तो वीरो अपने इशू प्राइस पर ही लिस्ट हुआ है। तो ये दोनों आज की एक लिस्टिंग्स, इस पर आगे बात करेंगे हम, लेकिन अब जरा लिस्टेड मार्केट की तरफ चलते हैं और ट्रेड्स को लेकर आते हैं आपके लिए। स्वाति जी को जोड़ लेते हैं, वो भी जुड़ गई हमारे साथ। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स क्या होंगी इस समय?
यस, गुड मॉर्निंग अनुज जी। डेफिनेटली मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और आई बिलीव कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो मैं दोनों तरफ के कॉल दूंगी। फर्स्ट वन व्हील और सेल कॉल अडानी एंटरप्राइजेस पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग ने देखा कि काफी अच्छी रैली अपसाइड हमें देखने मिली थी एंड ओवरबॉट जोन में गए थे, वहां से अभी आरएस से थोड़ा नेगेटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है जो कि पर्टिकुलर काउंटर को लेके जा सकते हैं 3840 3800 के आसपास तक। तो अडानी एंटरप्राइज करंट लेवल पे शॉर्ट चाहिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 4020 और अ टारगेट ऑफ 3840। सेकंड इज माय बाय कॉल जो कि ऑटो पैक पे है, एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स पे हम देख रहे हैं कि 20 डीएमए का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, बॉलिंगर बैंड में भी अपर बैंड में ये चल रहा है। मुझे लगता है ये इसमें एक पुल बैक रैली हमें नजर आएगी, काफी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रखा है। परसों भी हम लोग ने देखा था फ्राइडे को कि एक डीप मार के उसने काफी पुल बैक रैली स्ट्रॉन्गली रखी थी विद पॉजिटिव क्लोजिंग, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। अपसाइड हमें रैली देखने मिल सकती है 2140 2150 के आसपास। तो एस्कॉर्ट बाय कीजिएगा, करंट लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 2000 का फॉर अ टारगेट ऑफ 2140। ओके, एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पे देखिए 2045 पे ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट मैं परसों को इसके डेटा देख भी रहा था, इसका डेटा अगर आप देखें फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन कॉल क्या रहेंगे इस वक्त के मार्केट से? अगर आप देखें निफ्टी अभी भी डेढ़ की ट्रैजेक्टरी से बहुत ऊपर नहीं आया है, तो आपका झुकाव किस तरफ है, शॉर्ट पे लॉन्ग पे? वेरी गुड मॉर्निंग यू वीरेंद्र जी, अनुज जी एंड सभी को। देखिए झुकाव जो है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में अब बन चुका है। रीजन ये है कि ऊपरी सरों से हमें ऑलरेडी एक काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। वॉलेटाइल वीक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, मंथली एफएनओ की एक्सपायरी, इसलिए तो निचले सरों पर कहीं ना कहीं बाइंग इमेज होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों ही खरीदारी की काउंटर है। सबसे पहले BHEL फेल, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है काउंटर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है। तो 71.8 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 70-50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। 73 और 74 के इमीडिएट टारगेट होंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो सेक्टर है OMC। सारे ही OMC में काफी अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीजन बीइंग क्रूड ऑयल में काफी अच्छा करेक्शन हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ट्रेंड वीक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे HPCL इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी 216 218 की इमीडिएट टारगेट के लिए एंड 208 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, HPCL में मूव इस समय शायद मार्केट क्रूड को लैच ऑन कर रहा है यहाँ पर, और इसके लिए आप इस तरीके के मूव्स यहाँ पर देख रहे हैं। एक निफ्टी देखिए कोशिश तो कर रहा है 18,150 डिफेंड करने की, लेकिन बार बार जो है उसमें थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है हायर लेवल पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और कुछ स्टॉक्स हैं जो अब इस समय अच्छी खासी करेक्शन दिखा रहे हैं आपको ऊपरी लेवल से। जो कुछ स्टॉक्स करेक्ट होने शुरू हुए हैं उनमें सबसे पहले मजगांव डॉक। एक बार जरा मजगांव डॉक का स्टॉक लेकर आइए। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी स्पेस आपको याद होगा क्या ज़बरदस्त रैली हमने स्पेस में देखी थी। मैं और वीरू ऑलमोस्ट रोज इसकी बात करते थे, क्योंकि रोज ये टॉप गेनर्स की कैटेगरी में आ जाता था। तो आज मजगांव डॉक करीब 5.5% नीचे, कोचिन शिपयार्ड्स करीब 4.5% नीचे है। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं इनमें इस समय आप एक अच्छा खासा डिक्लाइन देख रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय मूव इन दोनों स्टॉक्स में आ रहा है। और उसके अलावा एक दो और स्टॉक हैं जहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन है, लेकिन फिर वहाँ पे वॉल्यूम थोड़े कम है तो उसकी बात थोड़ा नहीं करते हैं। एक GSPL लेकर आइए जरा, GSPL का चार्ट। GSPL एफएनओ में इसकी लास्ट सीरीज है, उसके बाद ये एफएनओ में अवेलेबल नहीं होगा। तो पिछले 3-4 दिन से लोग इसको बाय करने की कोशिश कर रहे थे, 3-4 कॉल्स भी आई थी इसके ऊपर, लेकिन आज क्योंकि मार्केट में एक ब्रेकडाउन है तो आज आप थोड़े से ऐसे जो ट्रेड्स हैं इनमें भी एक अच्छा खासा, इनफैक्ट GSPL में तो अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन आ रहा है। एक बार मानस से व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर। मानस, एफएनओ स्टॉक है, एक बार जरा देख के बताइए GSPL इस मिनी ब्रेकडाउन को कैसे देख रहे हैं आप, और कोई ट्रेड है क्या यहाँ पर? देखिए ट्रेड तो नहीं, मैं बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे शॉर्ट या लॉन्ग साइड पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करें, कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। वही एक ट्रेड रहेगा कि इस गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है और 20-50 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको शायद 220-215 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो अभी थोड़ा इंतजार करिए, अगर लोअर लेवल पे सपोर्ट लेता है 215-220 की रेंज में और वहां पे कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये GSPL पे आपकी राय है 229 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक को याद रखिएगा ऊपर की तरफ पुश करता हुआ, या फिर दूसरे लहजों में अगर मैं कहूँ या फिर शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो इसका डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करने में पिछले 4 सेशन में 5 सेशन में एक स्टॉक का बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड दैट्स ICICI बैंक। एक यानी आज का सेशन, उससे पहले शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार को
मंगलवार को ये इनफैक्ट सोमवार को लास्ट इसने 20 डे के नीचे क्लोजिंग दी थी। प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। बट सडनली ट्यूसडे को आके 20 डे को रिगेन करके 10 डे को रिगेन करके उसके बाद अगर आप देखें अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे इसने अपने जो जर्नी थी उसको रिज्यूम किया। बट राजेश जी अभी भी ये डे हाई की स्टॉक ट्रेजेक्टरी में है, आपका व्यू आईसीआईसीआई बैंक पे क्या है? ये वो धड़ा है जो कि निफ्टी बैंक को मजबूत रख सकता है। एट 920 आपका व्यू लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से या फिर अवॉइड के प्रोस्पेक्टिव से? वीरेंद्र जी देखिए, मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक 910 915 ये जो ट्रेजेक्टरी है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे 10-20 डीएमए का सपोर्ट बनता है। तो हमने देखा इस लेवल से आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट लेता है, स्टेबल होता है। बट ऑडियो में दिक्कत इस समय, रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दो और स्टॉक्स पर नजर रख लेते हैं। एक तो आरती इंडस्ट्रीज न्यूज ड्रिवन है, सुबह हमने डिस्कस किया था स्टॉक के बारे में। एक लेकर आई है स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, और जब से न्यूज़ आई है वो उनके जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के फाइनल अप्रूवल मिलने की, इस स्टॉक में थोड़ा सा एक करंट है। पिछले 3-4 दिन में मैंने देखा है कि एक थोड़ा सा मूव यहाँ पर आ रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। मानस कोई कॉल है यहाँ पर या कोई फ्यूचर्स के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू? जी, तो देखिए सही है कि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट लगातार बन रहा है। 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा अनुज जी, जब 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक बड़ा मूव शायद 1365 की तरफ स्टॉक जाते हुए दिखेगा। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 1300 के ऊपर खरीदारी करेंगे। उस केस में स्टॉप लॉसेज आपके 1270 के रहेंगे और टारगेट आपके 1360-65 के रहेंगे। इसी के पास वापस चलते हैं। उन्होंने अभी अपना हाथ ऊपर किया, कोई राजेश जी बताइए। अनुज जी मेरे हिसाब से आज जिस तरह से यहाँ पे बिकवाली हो रही है उसमें आप देखिए जो चले जैसे कि भारत फोर्ज, मेरे हिसाब से भारत फोर्ज में थोड़ा आज बिकवाली होने वाला है, क्योंकि ये अपने 20 डे के नीचे ट्रेड होना शुरू किया है। तो इससे सेल इन भारत फोर्ज, आपको स्टॉप लॉस रखना है 832 का, और इसका टारगेट होना चाहिए 800 से लेके 790। आई थिंक ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो शॉर्ट करे भारत फोर्ज। ओके, एक क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड आया आपकी स्क्रीन पे भारत फॉर्ज, और आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज डायरेक्टर साहब इसका ओआई बिल्डअप लेके आइएगा। और इनफैक्ट भारत फौज में यहाँ पर सर्च में शॉर्ट लिख रहा था। भारत फौज 822 यस 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आके ट्रेड करता हुआ, डे लो पर ये स्टॉक, और 822। अच्छा, बैंकिंग में और कुछ स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक पे बात हुई है। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1133 पे। आज इसकी कैंडल ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ये कैंडल क्रिएट तो ग्रीन हुई है, मतलब जो प्राइस नीचे खुला लेकिन उसके बाद टिकता ही रहा और पुल बैक आता ही रहा। लेकिन ये जो बार और जो कैंडल क्रिएट हुई है, याद रखिएगा ये पूरे के पूरे 9 सितंबर से लेकर, यानी सितंबर के एंटायर सीरीज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 सीरीज के लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे जाके आज ये कैंडल खुली है। मानस आपका व्यू क्या है? इंडसइंड बैंक ये ब्रेक तो हो चुका है, इट्स 1123, 100 डे प्लेस्ड एट 1096, ह्यूज सप्लाई एट 1140, इनफैक्ट 1150, 4-5 एवरेजेस फ्लोट हो रहे हैं वहां पर। आपका इंडसइंड बैंक पे टेक? देखिए मेरा समझना है कि इस बार ये जो 1120 के आसपास के सपोर्ट बने हुए हैं, इंडसइंड बैंक उसको ब्रेक करेगा, उसके नीचे जाने की कोशिश करेगा। और अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको कम से कम 1080 और उसके बाद 1040 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा व्यू इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा बेरिश है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस मंथ का नहीं, दिसंबर मंथ का जो 1100 का पुट ऑप्शन है, 27 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 19 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आप तो 1 से 2 हफ्ते रखेंगे तो शायद आपको यहाँ पर 50 रुपए या 52 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। एक बार डॉलर इंडेक्स लेकर आइए जरा वापस 107.16। ये इसलिए ज़रूरी है इसकी बात करना क्योंकि आज क्रूड में इतना डिक्लाइन है, उसके बाद नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि रुपी डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन रुपी एक्चुअली थोड़ा सा वीक हुआ है। 81-88 की तरफ गया है रुपी और ऑलमोस्ट 82 जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए वो एक जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते कि थोड़ा सा मार्केट में रुपये में पॉजिटिविटी आती है, वो नहीं आ रही है। और एक बार जरा ब्रेंट भी वापस ये देखिए, ये रुपी इस समय करीब करीब 20 पैसे वीक होता हुआ, और ब्रेंट इस समय एक वन वे डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है। सुबह 88 के लेवल डिस्कस हो रहे थे, अब इस समय 86.74। तो ये एक जो चाइना में स्लो डाउन और जो कोविड की फ्रेश वरीज हैं,
इन सब का एक इम्पैक्ट आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक डिक्लाइन है। और एक बार एशियन मार्केट्स लेकर आइए। हैंगसेंग तो खैर सुबह से वीक था, लेकिन कॉस्पी अब इस समय थोड़ा सा नीचे है। और हालांकि डाउ फ्यूचर्स कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 74 पॉइंट ही नीचे है, तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मूव नहीं है। लेकिन हमारी मार्केट में तो क्लियरली वीरू अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक सैक्रोसैंक्ट नंबर्स दे दिए मार्केट ने आपको, वो है पहले घंटे का लो। और निफ्टी पर वो लेवल है करीब करीब 18,100, एक बार जरा इसको ले ही आते हैं एक्चुअली, इंट्राडे का जो लेवल है निफ्टी का लो है करीब करीब 18,146। वो 18,150 की जो हमने सुबह बात की थी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो करीब करीब वहीं। और बैंक निफ्टी देखिए जो लोअर लेवल से करीब करीब आपको 0.2% की रिकवरी दिखा चुका है, 42,202। तो ये दो लेवल हैं वीरू, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। अब आपके लिए एक इंट्राडे में अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं तो इंट्राडे के सपोर्ट और इंट्राडे के सैक्रोसैंक्ट नंबर्स 42,200 निफ्टी पर और 18,150, सॉरी 42,200 बैंक निफ्टी पर और 18,150 निफ्टी पर। जैम और एक बार लास्ट सेशन में 42,200 पे क्या था, जरा एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में 42, 42,1, 42,200 ये 3 पुट ऑप्शन, 42,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई था लगभग 18,24, पीसीआर था 2.97, 42,100 पे पीसीआर था 3.19 और 42,200 पे पीसीआर था 1.82। तो ये 200 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए 42, 42,1, 42,2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अमूमन जो भी ट्रैजेक्टरी याद रखिएगा 1.50 या फिर 2 से ऊपर का पुट कॉल रेशियो रखे, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा अगर आप एक शॉर्ट ट्रेडर हैं तो। लेकिन 2-3 चीजें स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, एक्यूट स्ट्रेंथ और एक्यूट वीकनेस। लेट्स ब्रिंग ब्रिटानिया फर्स्ट। मानस ब्रिटानिया, और इस बार क्या हुआ, इस बार अर्निंग्स का तड़का भी था यहाँ पे, ये मूव खोखला नहीं था। और मैं ब्रिटानिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्रिटानिया टेक्निकली इज नाउ ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। इसका ऑल टाइम हाई है इंट्राडे बेसिस पे करीब करीब 4239 का, जो कि इसने क्रिएट किया था 31 अक्टूबर के आसपास। आपका व्यू 41 पे ब्रिटानिया पे? देखिए अभी 2 हफ्ते पहले हमने ब्रिटानिया में एक ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक ने 3950 के लेवल्स को ब्रीच किया, और वो जो ब्रेकआउट देखने को मिला था वो गैप के साथ देखने को मिला था, वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली, कंसोलिडेशन देखने को मिला। और एक गैप अप के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिले और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमेशा बहुत ही बेहतर रहता है स्टॉक के लिए, क्योंकि वो तैयार हो रहा होता है नेक्स्ट मूव के लिए। तो मेरा समझना है कि ब्रिटानिया तैयार हो रहा है अपने एक नेक्स्ट मूव के लिए, जिसमें शायद आपको, अगर हम एक पोजिशनल बेसिस बात करें तो शायद आपको 4600 4700 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो पोजिशनल व्यू रखिए। देखिए ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा 3 या 4 मंथ का टाइम फ्रेम रखिए, करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए, 3900 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 4600 रुपए 4600 के टारगेट सेट करिए। चलिए शुक्रिया मानस इस कॉल के लिए। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन जुड़ गए हैं, और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था इस चर्चा के लिए। टंडन जी को मैं बहुत मतलब काफ़ी पहले से जानता हूँ, 20 साल पहले जब मैं CNBC TV 18 में था तब से मेरी उनसे बात होती थी। और क्वांट्स, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि 2020 के बाद से अक्रॉस इक्विटी स्कीम्स एक म्यूचुअल फंड जिसने हर स्कीम में आउट परफॉर्म किया है वो है क्वांट। क्वांट का आप स्मॉल कैप फंड ले लें, टैक्स प्लान फंड ले लें, क्वांट फोकस फंड ले लें, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, लगातार ये या तो नंबर 1 रहे हैं या फिर टॉप 3 कैटेगरीज में रहे हैं। टंडन साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इतनी आउट परफॉर्मेंस का रीजन क्या है और क्या ये यहाँ से भी कंटिन्यू करेगी? इस समय मार्केट को आप किस तरीके से प्ले कर रहे हैं? देखिए अनुज, आप जैसा जानते हो कि हम लोग थोड़ा सिस्टमैटिक हाउस है, एक डेटा ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल बोलते हैं, उस पर पूरा बिल्ड करते हैं। तो आइडिया सिंपल सा है कि हम अपना ह्यूमन बाइसेस को कैसे हटाएं, और हमारे पास सबके पास बहुत ज्यादा बाइसेस होते हैं, और बाइसेस जब आते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे में आप भी 20 साल से बाजार में हो या 30 साल से हम लोग बाजार में हैं इस समय, तो हमने एक चीज देखी है कि लेना बहुत लोगों को आता है, बेचना बहुत मुश्किल काम होता है। वहां इमोशन इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि ये सेक्टर अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, इसमें तो पैसा बना है, ये ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है, तो वो तरह के बाइसेस में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए हम लोगों ने अपना एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बिल्ड किया, जिसको हम लोग एलआरटी फ्रेमवर्क बोलते हैं। उसमें आइडिया वही है कि हमको कैसे मार्केट में रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए, और जो हमारा जो प्राइस
पॉइंट जैसे वैल्यूएशन एनालिटिक्स की हम बात करें तो प्राइस पे डिपेंडेंट हमारे सारे वैल्यूएशन टेक्निक्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं। उस बाइसेस को, जो प्राइस का डिपेंडेंट बाइसेस है, उसको कैसे हटाएं। इसलिए हम लोग अपने मॉडल्स में वीएलआरटी फ्रेमवर्क में 2/3 वेटेज मैक्रो को देते हैं, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक नहीं होते हैं। उसमें हम वैल्यूएशन एनालिटिक्स को 1/3 वेटेज देते हैं, और रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी एनालिटिक्स जो मेरे मैक्रो और डेटा है उसको हम 2/3 वेटेज देते हैं, तो 1/3 ईच होता है। तो उससे थोड़ा क्या होता है कि जो स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अनबायस्ड होता है, प्राइस पे इतना स्क्यूड नहीं होता है, तो उससे एक हम अच्छा बैलेंसिंग अप्रोच कर पाते हैं, और हम अपना पूरा पोर्टफोलियो एक बहुत डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, हम उस तरह से उसको डील करते हैं। क्योंकि हम लोग देखिए दुनिया में हम लोग बात जरूर करते हैं कि वर्ल्ड बहुत डायनेमिक हो गया है, ओके, बट हमारा जो स्टाइल है मनी मैनेजमेंट का वो स्टैटिक है। हम एक ही चीज पे बात करते हैं जिसको लोग फंडामेंटल बोलते हैं, हम लोग उसको वैल्यूएशन एनालिटिक्स बोलते हैं, कि सिर्फ वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। तो हमारा पूरा फोकस, कोई भी मार्केट को कोई भी चीज इफेक्ट करती है वो हमको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए हम लोग मल्टीपल डेटा पॉइंट देखते हैं, मैक्रो हाउस की तरह देखते हैं, एक एनवायरनमेंट को समझते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। जैसे हम लोग 2017 में हमने जब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एप्लीकेशन डाली थी लेने के लिए एस्कॉर्ट, तो हमने सोचा था कि अगला 5 साल 10 साल कैसा होगा। तो हमने एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक मॉडल से हमने एक फोरकास्ट किया था कि 2018 से 2023 तक, 2018 टिल 2023 एक वॉलिटी एक्सपेंशन फेज है। इसका मतलब है कि वॉलिटी जो पूरे ग्लोबल एसेट क्लास की वो एलिवेटेड रहने वाली है। अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे तो उसमें आपका बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी काम नहीं आएगा। और वही हुआ। अगर आप देखिए 2018 में किस तरह से वॉलिटी बढ़ी और आज भी वॉलेटाइल मार्केट है, तो हम उस चीज को चेंज करते हैं। हम एक अडेप्टिव एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो बहुत डायनेमिकली रीबैलेंस करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उससे रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाते हैं। वही एक हमारा एक थीसिस है जिससे हमको लास्ट कई सालों में, जैसे हमने 2 सितंबर 2019 से हमने ये वीएलआरटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया, तो वहां से अब बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है हमको। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, देखिए मैं 2-3 एक एग्जांपल बताता हूँ। एक तो पहली बार जो टंडन जी ने कही है, एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड इन्होंने लिया था तब 200 करोड़ का एयूएम था, आज शायद 5000 करोड़ से ऊपर का एयूएम क्वांट के पास है। सॉरी सॉरी मैं सुन नहीं पाया। अनुज 15,000 करोड़ के आसपास एयूएम हो गया, 5,000 नहीं है। नहीं मैं अच्छा 15,000 करोड़ हो गया। 200 करोड़ से स्टार्ट किया था आपने, और 15,000 करोड़ का एयूएम इस समय हो गया। और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ इनके जो फंड्स है जिन्होंने अल्फा जनरेट किया है। जो उनका क्वांट एक्टिव फंड है, इसने सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट किया। मैं इसमें एक चीज देख रहा था टंडन जी, जो आपका क्वांट एक्टिव फंड है, इसमें कोई भी स्टॉक, आपकी जो टॉप 5 और 6 होल्डिंग्स हैं, वो इतना जबरदस्त टर्न है, हर 6-6 महीने में जबरदस्त टर्न है इसमें। तो आप वो उस थ्योरी से कंप्लीटली डिविएट करते हैं जिसमें बाय राइट, मतलब एक बाय करके आप लेके बैठ जाएं, उस थ्योरी को नहीं मानते हैं आप? आपके हिसाब से वो थ्योरी ही गलत है। क्योंकि देखिए हम लोगों को क्या सिखाया गया, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है इक्विटी एसेट क्लास लॉन्ग टर्म है, स्टॉक और सेक्टर लॉन्ग टर्म नहीं होते। ओके, तो हम एक एसेट क्लास को लॉन्ग टर्म, यस इक्विटी अगर हमें एसेट क्लास को प्ले करना है तो लॉन्ग टर्म बहुत पैसा देता है। बट अगर हम एक स्टॉक्स पे यही व्यू ले ले कि ये स्टॉक और ये सेक्टर लॉन्ग टर्म हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर लोगों को सिर्फ लॉन्ग टर्म दिखता है, वैसे उस तरह का थीसिस नहीं है। हम तो डेटा डिपेंडेंट लोग हैं, डेटा चेंज हो जाता है तो हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर लेते हैं। दूसरा जो आपने एक पॉइंट उठाया ये चर्न का, ये भी हमको एक गलत चीज सिखाई गई है लाइफ में कि चर्न खराब है, चर्न नहीं करना चाहिए, चर्न में क्लैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है। हम तो अगर हम एनवायरनमेंट ही वॉलेटाइल है जो आपको दिखता है और हमको समझ में आता है, हमारा थीसिस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की थीसिस में है कि दिखता है, अगर इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में मैं राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन नहीं करूंगा रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो फिर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, फिर आपका आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। ये हम लोगों का एक थॉट प्रोसेस है, जो जिस तरह से ग्लोबल मार्केट इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से सब चीजें इंटरलिंक हो जाती हैं, सेंटिमेंट्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड, तो आप वो सब डेटा को हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग हमारा एक अच्छा कोर बिलीफ है, फंडामेंटल आत्मा, लिक्विडिटी द प्राणा एंड सेंटिमेंट्स द माया। तो माया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और बिहेवियर तीनों एस्पेक्ट को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और उनको 1/3 वेटेज देते हैं पोर्टफोलियो में।
तो जो बाइसेस हम लोग क्रिएट करते हैं वो इससे फिल्टर आउट हो जाती। इसलिए रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता हूं, ओके, तो उसमें कुछ खराब नहीं है। ओके, अब आप हमारा आउट परफॉर्मेंस के अलावा मैं तो बोलता हूं कि आप हमारे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखिए, हमारे शार्प रेशियो या सॉर्टिनो या डाउनसाइड प्रोटेक्शन या अल्फा जेंसन अल्फा देखिए, आप कोई भी स्टैटिकल मेजर देखिए कि हमने क्या रिस्क लिया और क्या रिटर्न कमाया। तो जो आउट परफॉर्मेंस हमारी स्कीम में दिया वो तो अच्छा है, बट हम लोगों को सबसे बड़ा जो सेटिस्फैक्शन है वो ये कि हमने बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इंडस्ट्री को जनरेट किया। तो ये जो थीसिस है कि हमारे फंड्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, हम लोग चेंज करते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, क्लैरिटी नहीं है, हम लोग एकदम क्लैरिटी है। हम लोग बहुत प्रोसेस वाले लोग हैं, प्रोसेस के थ्रू बिल्ड करते हैं और उसमें प्रोसेस में अगर डेटा चेंज होता है तो हम अपने पोर्टफोलियो को भी चेंज करते हैं, वही हमको हेल्प कर रहा है आउट परफॉर्मेंस में। ओके संदीप जी, अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त और थोड़ा सा वो अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहते हैं, स्टॉक्स पिकिंग करना चाहते हैं, मैं एक दो बार आपके पहले व्यूज़ को पढ़ रहा था, लास्ट वीक में आपके व्यू को पढ़ रहा था। आपने चाइना +1, यूरोप +1, जापान +1 स्पेशल डेडिकेटेड आपका व्यू था मैन्युफैक्चरिंग पर। आप बहुत बुलिश लग रहे थे। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है सर इस वक्त, और एज ए इन्वेस्टर इस पे कब तक कमिटेड रहना चाहिए? आपको क्या लगता है इस स्पेस में? देखिए, मैं आपको एक लार्जर पिक्चर पहले देता हूँ, फिर इस सेक्टर पे आता हूँ कि जैसे हम लोगों ने काफी टाइम से बोला है कि 2020 से 2030 का जो फेस होगा, ये जो डिकेड है वो इमर्जिंग मार्केट का है, ओके, वर्सेस डेवलप मार्केट। विद इन इमर्जिंग मार्केट, एशिया सेंट्रिक इमर्जिंग मार्केट, एंड विद इन एशिया सेंट्रिक ऑब्वियसली इंडिया बड़ा बेनिफिशियरी। तो एक बड़ा पिक्चर है कि वैल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, ग्रोथ स्टॉक अंडर परफॉर्म करेंगे। वैल्यू की जो थीसिस थी वो बॉटम आउट हो गई सितंबर 2021 में, ग्रोथ पीक आउट हो गया। तो ये जो पूरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल्स, वेरियस नाम से लोग इसको बात करते हैं, हम लोग उसको एक लार्जर थीसिस में देखें कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, क्योंकि जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस ग्लोबली बिल्ड हो रहा है और जिस तरह का आपने भी फूड इन्फ्लेशन देखा, अभी नेक्स्ट जो क्राइसिस दुनिया के जो आती हुई दिख रही है वो वेज इन्फ्लेशन है। तो ये वेज इन्फ्लेशन होगा, एनर्जी क्राइसिस होगा, तो आपकी वायबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग की ये सब कंट्रीज में खत्म हो रही है। ओके, चाइना +1 हमको कोविड के कारण बेनिफिट मिला। यूरोप में जो एनर्जी का रिएक्शन है उसमें हम तो जर्मनी +1 बोलते हैं बिकॉज सबसे बड़ा मार्केट है, या फ्रांस +1 बोले, तो वो एक हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है। दूसरी तीसरी चीज मैंने आपको बोला इसे कि आपने बराबर सुना है कि हम लोग जापान +1 की भी बात करते हैं कि यार देखिए, येन जब डिप्रिशिएट होता है तो लोगों को अच्छा लगता है, मार्केट बढ़ रहा है, एक फिनोमेना है क्योंकि जापान एक्सपोर्ट सेंट्रिक कंट्री है। बट जब करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और एक्स्ट्रॉर्डनरी वीकनेस जो ऑफ लेट दिखाया, अगर वो फिर एक सिचुएशन आती है कि वो ब्रेक डाउन आ जाता है, वो सिचुएशन में वायबिलिटी उस कंट्री का खत्म हो जाता है। ओके, डेमोग्राफिक्स भी जापान के अनफेवर में है, करेंसी भी अगर कोलैप्स हो गई तो आपको एक जो जितनी जैसे जापानीज कंपनीज हैं उस तरह की अपॉर्चुनिटी इंडिया में, तो इंडिया में जैसे लोग बात करते हैं भारत निर्भर आत्मनिर्भर, मैं तो एक स्टेप आगे आके बोलता हूँ कि भारत निर्भर सिचुएशन बिल्ड होने वाली है ग्लोबली, प्रोवाइडेड हम ये साइकिल ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे जो इंडस्ट्रियल्स लोग हैं और उसको एक अच्छे से प्ले करें। अगर हम नेक्स्ट 8-10 साल की साइकिल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं अपने फेवर में मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया का तो लीडरशिप स्टेटस होगा बहुत जगह। तो वो बैकग्राउंड में, और जब कोई चीज चेंज होती है अर्ली स्टेजेस पे तो आपको बड़ा पैसा बनता है। जैसे आप कैपिटल गुड्स की बात करें, अभी कैपिटल गुड्स तो एक साल ही चेंज हुआ है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई लीनियर मूव्स आएंगे कि हमने यहाँ से 10 साल का कॉल ले लिया तो 10 साल रखेंगे ही नहीं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट टाइम पे सेक्टर स्विचिंग करेंगे, उस तरह का तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहने वाला है। नहीं करेंगे तो फिर अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक मैं देख रहा था बहुत इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, आप मतलब ये एक स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड जो एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल जो सॉरी आप क्वांट म्यूचुअल फंड ने ली थी वो एस्कॉर्ट्स में थी। जब वो ओपन ऑफर आया था तो 1600 रुपये पे आपने काफ़ी लार्ज क्वांटिटी उठाई थी उसकी स्टॉक की। और तो ये स्पेशल सिचुएशंस जो होती हैं टंडन जी, इसमें आप स्टॉक एग्नोस्टिक होते हैं या फिर ये एक वेल रिसर्च कॉल होती है कि स्टॉक पर भी आपका व्यू होता है, उसके ऊपर आप एक कॉल लेते हैं, या फिर ये एक स्पेशल सिचुएशन है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको आप लैच ऑन करते हैं?
नहीं, स्पेशल सिचुएशन में भी कॉल तो होता है, रिसर्च ड्रिवन, डेटा ड्रिवन तो होता है। आइसोलेशन में कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे जैसे हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो का थीसिस है वही एक ट्रेजरी स्टाइल होता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, स्पेशल सिचुएशन, कैश कॉल, हेज कॉल सब तरह लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एस्कॉर्ट्स की बात करी, तो यस वो एक हमारे पास एस्कॉर्ट्स था, हमको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, हमने पार्टिसिपेट किया और ओपन ऑफर से पहले हमने पूरा प्रॉफिट भी बुक कर लिया, क्योंकि हमको टाइमलाइन में वो बेनिफिट मिल गया था। तो उसके लिए ओपन ऑफर का वेट करें और फिर बुक करें, उसका मतलब नहीं बन रहा। तो हमने बहुत अर्ली स्टेज पे उसको कैपिटलाइज कर लिया और ओपन ऑफर के बाद वो स्टॉक वापस गिरा, 1400 पे आ गया था, 1600 के नीचे गया। हमने काफी जगह मिड कैप वगैरह में हमारे टॉप होल्डिंग आता है स्कॉट्स आज भी, तो हमने रीबिल्ड किया, तो वो पोजीशन हमने बेच दी थी और वापस नीचे लेवल पे रीबिल्ड कर ली। तो उस समय वो स्पेशल सिचुएशन जरूर थी, बट कुछ डेटा पॉइंट्स भी थे। आज की तारीख में वो स्पेशल सिचुएशन ट्रेड नहीं है, वो एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लॉन्ग टर्म कॉल है। समझ गया। अच्छा, आपने बात की कि कई लोगों के बायसेस हो जाते हैं, आपका इशारा कहीं वो अदानी की तरफ तो नहीं था, क्योंकि उसमें भी आपने अच्छा खासा पैसा बनाया था मेरे ख्याल से। नहीं, हमारा देखिए, हमने लाइफ में एक चीज, ये जो हमने वीएलआरटी फ्रेमवर्क बिल्ड किया अनुजना, ये थोड़ा मिस्टेक्स के बाद बिल्ड किया, ऐसा नहीं है कि वी हैव जस्ट अराइव्ड। ओके, किस तरह से हमने मिस्टेक्स करी, और मिस्टेक्स मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में करी और उसके लिए काफी पूंजी भी गवाई है। ओके, और आज हम पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमको पे करता है कि हमने क्या क्या गलती करी थी। ये जो पूरा मॉडल, ये सिस्टम बेस हम लोग चीजें कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग वीएलआरटी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसके थ्रू हम मार्केट टाइमिंग को बेटर करते हैं या रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो उसकी पूरी थीसिस पे रहता है। और हमारा कोई भी स्टॉक में ऐसा लाइफ लॉन्ग व्यू नहीं होता है कि बाय होल्ड एंड लॉन्ग टर्म रह गया। नहीं, हमें अपॉर्चुनिस्ट है, हम लोगों को डेटा पॉइंट चेंज होते हैं, तो हम लोग सेक्टर रोटेशन भी करते हैं, स्टॉक स्विच भी करते हैं। तो हमारा, देखिए, ह्यूमन बीइंग है, तो बाइसेस कभी जाने वाले नहीं है। मैं भी 30 साल से अगर बाजार में हूं, तो कुछ ना कुछ बाइसेस तो मेरे भी हैं और बहुत ज्यादा है। ओके, लेकिन ऐसा टीम हम लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं, तो बाइसेस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी टीम में भी काफी यंग लोग काम करते हैं, जो जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है बाइसेस बिल्ड करने के लिए, तो वो एक हमको हेल्प करता है। तो उनका अपना मैथमेटिकल और एनालिटिकल माइंडसेट होता है, तो बाइसेस नहीं आते। तो हम लोग तो पूरा नंबर सेंट्रिक कंपनी है, प्रोडक्टिव एनालिटिक्स पे बिल्ड करते हैं सब कुछ। तो डेटा ड्रिवन है। कोई भी सेक्टर या स्टॉक लिया, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, बट अगर कोई भी चीज हम लोग लेता है, वो डेटा पे लेते हैं और डेटा के हिसाब से ही एग्जिट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो 5-10 साल के लिए कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में आ जाता है। कि चलिए टंडन जी, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि एक मैं आपके साथ शो करूँगा थोड़ा, जिसमें टाइम हमको थोड़ा ज़्यादा मिले। आज थोड़ी सी लाइव मार्केट है, तो थोड़ा समय हमारे पास कम है, लेकिन एक शो करेंगे जिसमें थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद अनुज। चलिए, ये थे क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ। जैसा मैंने कहा, काफ़ी आउट परफॉर्म किया इन्होंने मार्केट को और अपना AUM ज़बरदस्त बढ़ाया है। चलिए, अब चलते हैं नीरज जी के पास और वीक मार्केट छोड़ रहा हूँ नीरज जी आपके लिए, और शायद आप थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा सकें। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। हम लोग सुबह बातचीत कर ही रहे थे कि क्रूड नरम है, फिर भी मार्केट हमारा खुश नहीं हो रहा है। तो क्रूड क्यों नरम है, शायद उस बात को ज़्यादा वो तवज्जो दे रहा है। करेंसी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं लग रही है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल एक चीज़ इसमें देख रहा है, मिड कैप में उतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है जितनी बड़े दिग्गजों में है। तो देखते हैं शाम तक, दोपहर तक किस तरीके का रुझान बनता है। लेकिन एक चीज़ तो है कि बहुत सारे जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।